नमस्कार, गुड मॉर्निंग। टाइम्स ऑफ भारत देख रहे हैं आप। फिट इंडिया के सुपर हिट बुलेटिन में आपका स्वागत है। मैं हूं श्रुतिका, आप सभी के साथ। गुड मॉर्निंग, नमस्कार। आपके साथ खबरों में मैं हूं साक्षी मिश्रा। नोएडा के मेघदूतम पार्क में आज हमारी मौजूदगी है। इसे देश दुनिया की तमाम बड़ी खबरें फिट इंडिया के बुलेटिन में आप तक पहुंचाएंगे। साक्षी, ठंड बहुत ज्यादा बढ़ चुकी है, लेकिन खबरों का फुल डोज देना बहुत ज्यादा जरूरी है। ठंड के साथ साथ में प्रदूषण का स्तर भी देखिए, हालांकि पहले से कंपैरेटिवली कम जरूर हुआ है, लेकिन अभी भी लगातार जो पोल्यूशन है वो है। ऐसे में आप अपना ख्याल रखिए, सर्दी से भी बचाव करिए। लेकिन खबरें देश दुनिया की जानने के लिए आप हमारे साथ में बने रहिए। और बुलेटिन की शुरुआत करेंगे भोपाल से आ रही खबर की। आपको बता दें कि रायसेन से खबर मिली है, जहां पर जो दुष्कर्म आरोपी था, दुष्कर्म करने वाला, उसको गिरफ्तार कर लिया गया है पुलिस के द्वारा। तो आपको बता दें, आरोपी सलमान को पुलिस ने गिरफ्तार कर लिया है। आपको जानकारी दे, पुलिस ने आरोपी सलमान का हाफ एनकाउंटर भी किया है। रायसेन लाते वक्त उसने भागने की कोशिश की और इसी दौरान हाफ एनकाउंटर किया गया है। तो मध्य प्रदेश के रायसेन में मासूम बच्ची के साथ में 6 साल की बच्ची के साथ दुष्कर्म इस आरोपी के द्वारा किया गया था। लगातार इसको ढूंढने के लिए जो तलाशी अभियान था वो जारी था। इस सबके बीच में पुलिस ने सर्च ऑपरेशन चलाया और उसके बाद में इस आरोपी को गिरफ्तार कर लिया गया है। तो आपको बता दें, इस दौरान पुलिस की गाड़ी पंक्चर हो गई थी। जब उसे लाया जा रहा था, उसी दौरान उसने भागने की कोशिश की थी। आज प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी कर्नाटक और गोवा के दौरे पर रहने वाले हैं। 11 बजे के बाद कर्नाटक पहुंचेंगे प्रधानमंत्री। उडुपी में भी उनका कार्यक्रम प्रस्तावित है। वहां पर भी जाकर जनता के साथ में वार्तालाप करते हुए नजर आने वाले हैं। आपको बता दें कि प्रधानमंत्री को गोवा में भी एक मठ से जुड़े हुए कार्यक्रम में शामिल होना है। शाम को करीबन 3:15 बजे गोकर्ण पर्तगाली जीवोत्तम मठ में पीएम मोदी जाएंगे। यहाँ प्रधानमंत्री सार्ध पंचशता मनोत्सव में शिरकत करेंगे। जीवोत्तम मठ के 550वीं सालगिरह पर समारोह आयोजित किया गया है। खबरों में अब बात एसआईआर की कर लेते हैं, क्योंकि देश के 12 राज्यों में एसआईआर की प्रक्रिया लगातार जारी है। ऐसे में आज चुनाव आयोग के साथ में टीएमसी का डेलीगेशन मिलने वाला है, क्योंकि सबसे ज्यादा सियासी उबाल एसआईआर को लेकर पश्चिम बंगाल में ही देखने को मिल रहा है। तो आपको बता दें कि पश्चिम बंगाल में सबसे ज्यादा सियासत एसआईआर को लेकर हो रही है और इसी बीच 5 नेता चुनाव आयोग से टीएमसी के मुलाकात करने वाले हैं। सुबह 11 बजे चुनाव आयोग पहुंचेंगे टीएमसी नेता, ये भी जानकारी सामने आ रही है। दरअसल पश्चिम बंगाल में एसआईआर और बीएलओ की मौत को लेकर सियासत हो रही है। टीएमसी और बीजेपी एक दूसरे पर हमलावर है। ऐसे में टीएमसी का जो विरोध है वो देखने को मिल रहा है। कई सारे मुद्दों पर टीएमसी अपना विरोध व्यक्त कर रही है। इन्हीं मसलों को चुनाव आयोग के सामने टीएमसी का डेलीगेशन रखने वाला है। हालांकि टीएमसी की ओर से डेलीगेशन में 10 नेताओं को भेजा जाना था, लेकिन चुनाव आयोग की ओर से 5 नेताओं को लेकर ही परमिशन मिली है और इसीलिए 5 नेता आज मिलने के लिए जाएंगे। देखिए, विपक्ष लगातार एसआईआर का विरोध कर रहा है और बीएलओ की मौत को लेकर भी ये मुद्दा बनता हुआ नजर आ रहा है। पर सवाल ये उठता है कि आखिर बीएलओ की परेशानी क्या है। एक तरफ उत्तर प्रदेश की अगर बात की जाए तो उत्तर प्रदेश एक बड़ा राज्य है। ऐसे में बीएलओ की अपनी तमाम समस्याएं हैं जो कि सामने आ रही हैं। लेकिन वाराणसी की अगर खास करके बात की जाए तो काशी एक नए मॉडल के लेकर सामने आया है। आपको दिखाते हैं। देवरिया, गाजियाबाद और अमरोहा यूपी के 3 जिले, तीनों जगह से 3 अलग अलग घटनाएं। तीनों घटनाओं से एक ही सवाल, आखिर बीएलओ की कौन सुनेगा पुकार। देवरिया के रुद्रपुर में बीएलओ रंजू दुबे की संदिग्ध हालात में मौत हो गई। उनकी पोस्टिंग माझा नारायण गांव में थी। परिवार का आरोप है एसआईआर के दबाव के चलते तबीयत बिगड़ी। इलाज के लिए लखनऊ ले जाते वक्त रास्ते में उन्होंने दम तोड़ दिया। मीटिंग हुआ तो उसमें ये हुआ कि 50 फार्म आपको ऑनलाइन करना है, तो 50 फार्म नहीं तो तहसील पर आना है। वो यही बात सोच करके घबराहट उनको शुरू हो गया, सोचने लगी। अब उसके बाद उनका तबीयत बिगड़ते गया और हम लोग ले करके हॉस्पिटल गए लखनऊ के लिए। रास्ते में बस्ती जाते हुए वहाँ जाम लग गए 1-1.5 घंटे के लिए और वहीं उनका प्राण निकल गया। गाजियाबाद में 21 बीएलओ पर प्रशासन की ओर से फिर एफआईआर दर्ज की गई है।
तमाम बीएलओ पर काम में लापरवाही का आरोप है। डीएम ने सभी को 2 दिन का वक्त दिया है, लेकिन इसके लिए शर्त है कि लापरवाही करने वाले बीएलओ को अपना टारगेट फॉर्म इन 2 दिनों में भरकर जमा कराने होंगे। ऐसा करने पर एफआईआर वापस ले ली जाएगी। 21 बीएलओ जो बिल्कुल लगातार कहने के बाद भी काम नहीं कर रहे थे, ऐसे 21 लोगों पे हमने एफआईआर की है और बाकी सभी बीएलओ को आगाह किया है कि वो अपने क्षेत्र में डोर टू डोर जाकर फॉर्म कलेक्ट करके डिजिटाइज कराएं। अब अमरोहा से सामने आई बीएलओ गीता देवी की आप बीती भी हैरान करने वाली है, जो डीएम को बता रही हैं कि जिन लोगों के 2 जगह वोट हैं वो अपनी पावर की धौंस दिखाते हैं। कुछ वोट है 35-40 वोट ऐसे हैं जो मुझे जानकारी है कि सोनापुर में भी और थाने में, लेकिन वो मुझे फॉर्म नहीं दे रहे कलेक्ट करने के लिए। यानी बीएलओ पर एक तरफ प्रशासन की ओर से काम का प्रेशर, तो दूसरी ओर गांव शहर के लोगों की अपनी पॉलिटिकल पावर। ऐसे में परेशानियों से जूझते बीएलओ अपना दर्द किससे बांटे। हालांकि इस बीच वाराणसी के बीएलओ का काम सराहा जा रहा है। काशी के कई बीएलओ ऐसे हैं जिन्होंने अपना काम पूरा कर लिया है। ऐसे बीएलओ को जिला निर्वाचन आयोग की ओर से सम्मानित किया गया है। एक तरफ उत्तर प्रदेश में तेजी के साथ में एसआईआर की जो प्रक्रिया है वो आगे बढ़ रही है, तो वहीं दूसरी तरफ विपक्ष के जो तमाम नेता हैं वो बड़े आरोपों के लेकर भी सामने आ रहे हैं। तो आपको बता दें कि कांग्रेस पार्टी की तरफ से बीजेपी को और चुनाव आयोग को घेरा तो जा ही रहा है, लेकिन अब समाजवादी पार्टी नई रणनीति लेकर आई है। आप देखिए रिपोर्ट। यूपी में एसआईआर के दौरान बीएलओ की संदिग्ध हालात में मौत को लेकर सियासत भी जारी है, तो वहीं चुनाव आयोग पर जबरन एसआईआर कराने और मुस्लिम बहुल्य इलाकों में वोट कटवाने का आरोप भी लग रहा है। कांग्रेस का दावा है कि हड़बड़ाहट में शुरू कराए गए एसआईआर से 20 दिन में 26 बीएलओ की मौत हो चुकी है। एसआईआर जिस तरह से पूरे देश में कराया जा रहा है और जिस तरह से 20 दिनों में 25 और अब 26 बीएलओ की मौत हुई है, ये दिन दहाड़े हत्या है। ऐसी क्या हड़बड़ी है, ऐसी क्या जल्दी है? कांग्रेस का आरोप है कि चुनाव आयोग कनपट्टी पर कट्टा रखकर एसआईआर करा रहा है। नोएडा में एसआईआर की प्रक्रिया पर भी कांग्रेस ने सवाल उठाया है, तो वहीं समाजवादी पार्टी भी यूपी में एसआईआर को लेकर एक्शन मोड में आ गई। समाजवादी पार्टी ने मुस्लिम इलाकों में ज्यादा तादाद में वोट काटने का आरोप लगाया है। ऐसे में 25 एसपी नेताओं की टीम अब घर घर जाकर एसआईआर का वेरिफिकेशन करेगी। तो समाजवादी पार्टी ने अपने बीएलएज को, जो हमारे बूथ लेवल एजेंट हैं, उन्हें खास तौर से जो पीडीए समाज के बूथ हैं उन पे एक एक घर में भेजने की योजना बनाई है। हम ये चेक करेंगे कि किस किस के फार्म उपलब्ध नहीं हो पाए हैं, किस किस के नहीं भरे गए हैं, और कोई शिकायत होगी तो उसे प्रशासन तक पहुंचाएंगे। समाजवादी पार्टी का आरोप है कि बीजेपी के फर्जी वोटर को प्रशासन नहीं हटा रहा, जबकि विपक्ष के वोटर्स को फॉर्म देने में जानबूझकर लापरवाही की जा रही है। अब दिल्ली ब्लास्ट को लेकर बड़ा खुलासा हुआ है। आपको बता दें, डॉक्टर मुजम्मिल के ठिकानों को लेकर नई जानकारी पता चली है कि अल-फलाह यूनिवर्सिटी के पास में ही मुजम्मिल के 2 ठिकाने थे, और ये ठिकाने महज केवल 4 किलोमीटर की दूरी पर थे अल-फलाह यूनिवर्सिटी से। यहीं पर बड़ी प्लानिंग प्लॉटिंग को अंजाम दिया जाता था। मुजम्मिल की गिरफ्तारी के बाद में आए दिन नए खुलासे हो रहे हैं। बीते दिन जहां सूत्र ये बता रहे थे कि मुजम्मिल और शाहीन निकाह कर चुके हैं, वहीं अब ये खुलासा हुआ है कि एक बड़ा ठिकाना भी उनके पास में था। और चलिए इसी के साथ में देश दुनिया की तमाम खबरें हम आप तक पहुंचा रहे हैं, लेकिन फिलहाल जल्दी से रुक कर लेते 50 बड़ी खबरें जानने के लिए न्यूज स्टूडियो के, जहां पर मर्ड के खिलाफ में चलता हुआ नजर आया है। यहाँ पर एक आरोपी के घर को नेस्तनाबूद कर दिया गया। उसके ऊपर आरोप है कि उसने दुष्कर्म किया है, साथ ही उसके ऊपर गंभीर आरोप और भी ज्यादा हैं। आप देखिए। गुजरात के मुख्यमंत्री भूपेंद्र पटेल भी सीएम योगी की राह पर चल पड़े हैं, जिसका जीता जागता उदाहरण ये तस्वीरें हैं, जिसमें यूपी की तर्ज पर ही गुजरात में भी बुलडोजर कार्रवाई की गई। तस्वीरें गुजरात के कच्छ से सामने आई हैं, जहां भूमाफिया के खिलाफ बुलडोजर एक्शन लिया गया। सीएम योगी वाले अंदाज में ही कच्छ में कुख्यात अपराधी और भूमाफिया महेश उर्फ डाबलो के अतिक्रमण पर बुलडोजर चला दिया गया।
फिर क्या था, सरकारी जमीन पर किए गए अतिक्रमण को खाली कराया गया। तस्वीरों में आप साफ देख सकते हैं यह बुलडोजर गरज रहा है। बुलडोजर के जरिए अवैध निर्माण को तोड़ा जा रहा है, जिसमें उसके पक्के मकान को ताश के पत्तों की तरह बुलडोजर से ढाया जा रहा है। बता दें कि ये कार्रवाई कुख्यात अपराधी महेश उर्फ डाबलो के घर पर इसलिए की गई क्योंकि इस पर पहले से ही कई आपराधिक मामले दर्ज थे। इसने छेड़छाड़, हत्या, धमकी, मारपीट, रंगदारी समेत कई आपराधिक घटना को अंजाम दिया था, जिसके चलते पॉक्सो एक्ट के तहत पहले तो पुलिस ने इसकी गिरफ्तारी की, फिर इसके घर पर बुलडोजर कार्रवाई की गई। नगर निगम की टीम मौके पर इसके घर पहुंची और इस कुख्यात अपराधी के खिलाफ एक्शन लेते हुए इसके घर को नेस्तनाबूद कर दिया गया। सीएम भूपेंद्र पटेल के आदेश के बाद ये कार्रवाई हुई और नियमों की धज्जियां उड़ाने वालों को उनकी ही भाषा में जवाब दिया गया। इतना ही नहीं, प्रशासन ने फटकार लगाते हुए अपराधी, गुंडे, बदमाशों को साफ चेतावनी दी है। साफ साफ शब्दों में कह दिया कि अगर कोई आपराधिक घटनाओं को अंजाम दिया तो प्रशासन उसके खिलाफ भी ऐसी ही कार्रवाई करेगा। देश की राजधानी दिल्ली में चोरी की वारदात जैसे अब आम सी हो गई है। ऐसा ही एक मामला सामने आया है जहां पर चोर लाखों का सामान लेकर फरार हो गए। वहीं चोरी का एक सीसीटीवी वीडियो भी सामने आया है। कैमरे में सब कुछ कैद हुआ है, लेकिन आगे क्या किया गया आपको दिखाते हैं। देश की राजधानी दिल्ली से लाइव चोरी का वीडियो सामने आया है। ये तस्वीरें दिल्ली के पंजाबी बाग इलाके की हैं, जहां रात के अंधेरे में चोरों ने चोरी की घटना को अंजाम दिया। तस्वीरों में आप देख सकते हैं कि घर का ताला बंद है, जिसे दो चोर तोड़ने की कोशिश कर रहे हैं और ये अपनी मंशा में कामयाब भी हो जाते हैं। जैसे ही घर का ताला टूटता है, दोनों घर के अंदर दाखिल हो जाते हैं और घर से लाखों की ज्वेलरी और कैश लेकर फरार हो जाते हैं। जिस समय चोर चोरी की वारदात को अंजाम दे रहे हैं, इनकी एक एक करतूत घर में लगे सीसीटीवी कैमरे में कैद हो रही थी। फिलहाल इसकी सूचना घर वालों ने पुलिस को दी। पुलिस शिकायत दर्ज कर सीसीटीवी के आधार पर जांच में जुट गई है। तो वहीं दूसरी तस्वीरें दिल्ली के ही सुभाष नगर की हैं, जहां 3 और चोरों ने एक घर में चोरी की। घर के अंदर रखी लाखों की ज्वेलरी, कैश और लैपटॉप लेकर चोर भाग गए। जैसे ही मकान मालिक को इसकी भनक लगी तो वो मोहल्ले में चोर चोर कहकर चिल्लाने लगा, लेकिन तब तक बहुत देर हो चुकी थी। हालांकि मकान मालिक की तरफ से अज्ञात चोरों के खिलाफ शिकायत दर्ज करा दी गई है। पुलिस चोरों को पकड़ने के लिए सीसीटीवी खंगाल रही है। बता दें कि सुभाष नगर से कुछ दिन पहले इसी इलाके का एक और वीडियो सामने आया था, जिसमें बदमाश हथियार लेकर घूमते नजर आए थे, जिसका वीडियो भी सोशल मीडिया पर तेजी से वायरल हुआ था। ऐसे में इस घटना के बाद पुलिस प्रशासन पर सवाल खड़े हो रहे हैं। अब देखना यह है कि पुलिस की तरफ से इन चोरों पर क्या कार्रवाई की जाती है। एसआईआर का काम जोरों शोरों से चल रहा है। ऐसे में बीएलओ की चर्चा भी काफी ज्यादा है। खास करके उत्तर प्रदेश की अगर बात की जाए तो अमरोहा में जब डीएम तमाम जो कार्य किए जा रहे हैं बीएलओ के द्वारा उसका निरीक्षण करने के लिए पहुंचे तो एक महिला बीएलओ का वहां पर दर्द छलक उठा। महिला बीएलओ ने शिकायत की कि लोग बहुत सारी धमकियां देते हैं, तो ऐसे में डीएम ने क्या कुछ निर्देश उसके बाद दिए, वो देखने लायक है। आप देखिए। अमरोहा जिले में एसआईआर चल रहा है। डीएम निधि गुप्ता वत्स फील्ड इंस्पेक्शन कर रही हैं। ऐसे में वो जब गजरौला के शिव इंटर कॉलेज में लगे बीएलओ समेत और कर्मचारियों से फीडबैक ले रही थी, इसी दौरान मेरठ जिले की रहने वाली गीता नाम की बीएलओ ने अपनी समस्या डीएम के सामने रखी। मैम मेरे मतलब आप सोच नहीं सकती, मतलब इस तरीके से मेरे मतलब वो करें। फिर मैंने कहा मैं आपकी बेटी की उम्र की हूँ, आपसे बात करें तो कह रहे कि तुम्हें जो है तुम खाना सिखाओगे मुझे, मेरी डीएम मैम से सीधी बात है। नहीं आता तो लाइसेंस। इस लेडी बीएलओ का कहना था कि जब वो लोगों से फॉर्म जमा करने के लिए कहती हैं तो लोग गलत तरीके से बात करते हैं। यहाँ तक कि जो गांव और शहर 2 जगहों पर वोटर हैं। इस पर डीएम ने बीएलओ को समझाकर उनका हौसला बढ़ाया। खबर आपको बताते हैं गुजरात के राजकोट से, जहां पर एक महिला के ऊपर एक पालतू कुत्ते ने हमला कर दिया। जब महिला ने इसका विरोध किया तो उसके बाद में क्या हुआ आप देखिए। विभाग की टीम वहां पहुंचती है और फिर अजगर को रेस्क्यू करती है। आप देखिए रिपोर्ट। यूपी के जालौन में उस वक्त हड़कंप मच गया जब एक घर में अचानक विशालकाय अजगर निकल आया, जिसे देख घर में मौजूद
मौजूद लोगों के रोंगटे खड़े हो गए। तुरंत इसकी सूचना वन विभाग की टीम को दी गई। मौके पर पहुंचे वन विभाग के अधिकारियों ने कई घंटों की कड़ी मशक्कत के बाद अजगर का रेस्क्यू कर उसे अपने साथ ले गए। अजगर को सुरक्षित जंगल में छोड़ दिया गया, तब जाकर कहीं लोगों के जान में जान आई। जानकारी के मुताबिक ये विशालकाय अजगर घर में भूसा रखे कमरे में निकला। गनीमत रही कि कोई अजगर की चपेट में नहीं आया, नहीं तो मंजर क्या होता आप खुद अंदाजा लगा सकते हैं। वन विभाग के अधिकारियों के मुताबिक यह अजगर लगभग 10 फीट का था, जिसका वजन करीब 2 क्विंटल बताया जा रहा है, जिसका वीडियो भी सोशल मीडिया पर तेजी से वायरल हो रहा है, जिसे देख लोगों के होश उड़ गए। ऑपरेशन साइबर हॉक के तहत दिल्ली के करोल बाग में एक मैन्युफैक्चरिंग यूनिट का भंडाफोड़ किया गया है। अब आप सोचिए कि इस जानकारी के मिलते ही तमाम जो सुरक्षा एजेंसीज हैं वो एक्टिव हो जाती हैं, पुलिस बल एक्टिव हो जाती है। 1826 करीबन मोबाइल फोन जब्त किए गए हैं। क्या कुछ खुलासे हुए हैं, आपको दिखाते हैं। दिल्ली के करोल बाग में फर्जी मोबाइल फैक्ट्री का भंडाफोड़ हुआ। ऐसी फैक्ट्री जिसमें पुराने मोबाइल फोन की बॉडी में चाइनीज पार्ट को फिट कर नया बनाकर बेच दिया जाता था। इतना ही नहीं, इन मोबाइल पर IMEI नंबर अवैध होता था। यहाँ से मिले फोन नॉन ट्रेसेबल चाइनीज IMEI नंबरों से लैस थे, यानी ऐसे मोबाइल जिन्हें ट्रैक करना बेहद मुश्किल है। पुलिस को जांच में इस यूनिट में विदेशी लोगों के आने जाने की जानकारी भी लगी। इस वक्त हमारे साथ DCP सेंट्रल निधिन वालसन जी मौजूद है। उनसे बात करते हैं और जानने की कोशिश करते हैं कि सर किस तरीके से इस फैक्ट्री को पकड़ा गया, और सबसे बड़ी बात यह है कि ये चाइनीज EMI नंबर का इस्तेमाल करते थे जिसे ट्रेस नहीं किया जा सकता। ये जो हम लोगों ने जो गिरफ्तार किए हैं 5 लोग हैं, अशोक कुमार, राम नारायण, धर्मेंद्र कुमार, दीपांशु और दीपक, और इनसे हमने रिकवर किए 1826 मोबाइल फोन्स, लैपटॉप, IMEI राइटिंग सॉफ्टवेयर, IMEI स्कैनिंग डिवाइस, 1000 के आसपास मोबाइल बॉडी पार्ट्स, 1000 के आसपास प्रिंटेड IMEI लेबल्स। अब इस फर्जी मोबाइल फैक्ट्री के चाइना लिंक और टेरर एंगल की जांच तेज हो गई है, क्योंकि जिस तरह से यहाँ बनाए जा रहे फोन को फर्जी IMEI नंबर के चलते ट्रेस नहीं किया जा सकता है। इससे आशंका है कि अगर ऐसे डिवाइस किसी आपराधिक गिरोह या आतंकी मॉड्यूल तक पहुँच जाए तो सुरक्षा एजेंसियों के सामने गंभीर चुनौती खड़ी हो सकती है। उत्तर प्रदेश की राजधानी लखनऊ की बात कर लेते हैं, जहां पर कई जगह पर खास करके जो भूखंडी मंत्री आवास है उसके सामने जो जमीन थी वहां पर कई लोग झुग्गियां बनाकर रह रहे थे काफी लंबे समय से। लेकिन अब यह खबर आ रही है कि मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ की तरफ से जो डिटेंशन सेंटर वाली फाइल है उस पर साइन कर दिया गया है। आप देखिए, जहां घनी बरावट थी वहां वीरानियां पसरी, जहां घनी बस्तियां बसी थी वहां अब सिर्फ टूट फूट की ये निशानियां बची हैं। आज से 1 हफ्ते पहले लखनऊ के बहुखंडी मंत्री आवास के सामने ये इलाका झुग्गी झोपड़ियों से भरा हुआ था, लेकिन मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ के ऑर्डर के बाद देखिए कैसे ये बस्ती वीरान हो गई। कहा जा रहा है कि बरसों से यहाँ झुग्गी बनाकर अवैध रूप से रह रहे लोग डिटेंशन सेंटर के डर से भाग खड़े हुए। जो इक्का दुक्का अभी बचे हैं वो क्या कह रहे हैं, जरा उन्हें सुनिए। तो क्या नाम है भैया आपका? आमिर चंद अली। अच्छा आमिर, कहाँ घर है आपका? हमारा घर ही नहीं है। तो यहाँ पे कहाँ सोते हो अभी? यहाँ सोते हैं इसमें टेंट ये में। कहाँ के रहने वाले हो आमिर? असम के। असम में किस जिले से हो? बरपेटा जिला से। बरपेटा से। बहुत सारे लोग हैं बरपेटा के यहाँ पे। हाँ। तो यहाँ पे क्या करते हो? यहाँ हम लोग नगर निगम में काम कर रहे थे, सफाई कर्मचारी का। हाँ, सफाई कर्मचारी। नगर निगम भी अभियान चला रहा है। जो बाहर के लोग हैं, जो घुसपैठी हैं, जो बांग्लादेशी हैं, जो रोहिंग्या हैं, वो शहर में नहीं रह सकते अब। हाँ, वो तो यही तो सुनने में वो शहर में नहीं रह सकता। और आप लोगों के दस्तावेज जो डॉक्यूमेंट होते हैं, आधार, वोटर ID सब है? हाँ, हम लोग का है, हम लोग का। खबर गुजरात के गिर सोमनाथ से आपको बताते हैं, जहां पर पुलिस ने एक सीरियल किलर को अरेस्ट किया है, लेकिन इसने जो खुलासे किए हैं वो बहुत ज्यादा चौंकाने वाले हैं। इस सीरियल किलर की उम्र केवल 24 साल बताई जा रही है। 10वीं पास एक कंपाउंडर कैसे शातिराना अंदाज में संगीन वारदातों को अंजाम दिया करता था, आपको रिपोर्ट में जानकारी देते हैं। साधारण सा चेहरा, बेहद सामान्य कदकाठी, लेकिन मंसूबे बेहद खौफनाक। पुलिस के गिरफ्त में दिख रहा ये वो सीरियल किलर है जिसकी दहशत ने लोग क्या पुलिस को भी दंग कर दिया। नाम श्याम चौहान, उम्र 24 साल और काम मजे और शौक के लिए किसी का भी मर्डर कर देना।
कंपाउंडर का काम करने वाले इस हत्यारे को 2 हत्याओं के आरोप में गिरफ्तार किया गया है। ये 11 नवंबर को गीर सोमनाथ के वेरावल में भावना नाम की महिला के घर थैलेसीमिया की जांच के बहाने घुसा और बेहोशी की दवा का ओवरडोज देकर उसका मर्डर कर दिया और सोने की चेन लेकर फरार हो गया। यही नहीं, इस शातिर हत्यारे ने 4 महीने पहले भी अपने दोस्त अभिषेक नैना को मौत के घाट उतार दिया था, क्योंकि इसकी नजर अभिषेक की कीमती अंगूठी पर थी। इसने पहले उसे मार्फिन मिलाई गई दवा दी, फिर उसकी हत्या कर दी। उसके इन्वेस्टिगेशन के दरमियान हमें ये पूरी मॉडस ऑपरेंडी पता चली और उसके फर्दर इन्वेस्टिगेशन में इसने और एक गुनाह कबूल किया, जिसमें अभिषेक नाम की एक लड़की की उसने जुलाई महीने में ऐसे ही मॉर्फिन के टेबलेट का ओवरडोज करके उसको एज अ दवाई पिला के उसको मार डाला। फिर उसके घर में भी उसने 20,000 रुपये कैश और एक सोने की अंगूठी की लूट की। पुलिस ने आरोपी को अरेस्ट करके मौके पर रिकंस्ट्रक्शन भी कराया, जहां दोनों मर्डर हुए थे। फिलहाल पुलिस आरोपी की क्राइम हिस्ट्री खंगाल रही है, लेकिन दो मर्डर का सच सामने आने के बाद इलाके में सनसनी फैल गई है। श्रुतिका, कुदरत के आगे किसी का बस नहीं चलता, ये अक्सर कहा जाता है। इंडोनेशिया की अगर बात करें तो वहां पर भी कुदरत के डबल अटैक की वजह से लोग बहुत ज्यादा परेशान हैं। मूसलाधार बारिश की वजह से तो लोग पहले से ही परेशान थे, तबाही का मंजर देख रहे थे।